नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित के इसी मुद्दे को लेकर बात होगी, क्योंकि कहीं टूटे पहाड़ तो कहीं डूबे मैदान, पुल बहे और गिरे मकान। देश भर में इस समय मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत के बादल बरस रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान कर रही है। बारिश ने ऐसा भयावह प्रहार किया है कि शहर शहर, गांव गांव हर इंसान बेबस और लाचार नजर आता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। चार धाम यात्रा पर निकले लाखों श्रद्धालु भारी बारिश के बीच सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा और सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन यात्रा को लेकर किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी हैं। बारिश के कहर से अब तक 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 17 लोग काल के गाल में समा गए। डूबने से 12 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश की चपेट में 7 लोग किसी न किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। सबसे बुरे हालात प्रदेश के सहारनपुर जिले के हैं। हथनी कुंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से पूरा जिला जलमग्न हो गया है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क तक कट गया है। किसानों की लाखों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई, तो वहीं शहर के कई इलाकों में कॉलोनियों में पानी भर गया है। रहने वाले लोग या तो छतों पर चढ़कर खुद को बचाते हैं या फिर पलायन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से वहां पर बाढ़ जैसे हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत तमाम प्रदेशों में भी बारिश का कहर बरस रहा है। आम जनता परेशान है। तो देखिए, पहाड़ खिसक रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं। इन सब को लेकर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर भी इस वक्त जल प्रलय से हाहाकार कर रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भारी बारिश की वजह से स्थितियां बाढ़ जैसी हो गई हैं। बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी यमुना और अन्य नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हालात रोजाना बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और जहां किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई, तो वहीं कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क भी टूट गया है। शहर के कई इलाकों में कॉलोनियां जलमग्न हो गई। रहने वाले लोग या तो छतों पर चढ़कर खुद को बचाते हैं या फिर वहां से पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सहारनपुर बुलाया गया है। तो कुदरत की ये कैसी माया आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लोगों पर डर का साया छाया, ये तस्वीरें समझ में आती हैं कि किस कदर लोगों के सामने समस्या है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, यूपी में सरकार के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश आते ही बदहाल सड़कें तालाब बन जाती हैं। सड़कों पर वाहनों को चलाते समय यह पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लेकिन उसके बाद भी सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। सरकार भले ही लाख दावे करे कि सड़क गड्ढा मुक्त कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान करती है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सड़कों पर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढे अधिकारियों को शायद कभी दिखाई नहीं देते। आखिर सरकार सड़कों पर करोड़ों रुपयों के हिसाब से पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बाद भी सड़कें टूटी हुई हैं। अगर कोई सड़क बने भी जाती है तो वो सड़क 6 महीने के अंदर ही टूट जाती है, क्योंकि अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर कमीशन खोरी तय करते हैं और सारा पैसा बंदर बाट हो जाता है। सिर्फ सड़कों में नाम मात्र के लिए ही पैसा लगाया जाता है, जिससे सड़क है नहीं चल पाती। और अभी मानसूनी बारिश शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आखिर जनता के साथ धोखा क्यों हो रहा है? जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके सड़क जस की तस बनी रहती है। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की और जनता से सड़कों का हाल जाना, तो जनता ने रोते बिलखते बताया कि सड़कें बहुत बुरी तरह से टूटी हुई हैं। तमाम सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भरा है और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। मार के लेकर रही है, पानी भरा हुआ है। और किस तरह की दिक्कत आती है? निकलो ही ना जा रहा। अगर गाड़ी फंस जाए तो कैसे निकालोगे फिर? ट्रैक्टर से ही निकलेगी। सरकार तो ये कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिए। सरकार देखे आगे। प्रशासन के लोग अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त किया है। ये गड्ढा मुक्त किया है तो ये गड्ढा कहाँ से आ गया? ये गड्ढा गाड़ी निकल नहीं पा रही। बरसात शुरू
होते ही देखिए सड़कों के जो हाल है वो हम दिखाते हैं, हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई दी। जिस तरह से लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से गड्ढे से भरी हुई हैं। अगर बात की जाए गड्ढों की, तो अगर ना तो ये पता पड़ पा रही है कि गड्ढे हैं या ये पता पा रही है सड़क है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है वो एक चिंता का विषय है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि सभी सड़कों को, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए जिस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं, तो लगातार लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि यहाँ में जो ये गड्ढा है, देखिए हमारे कैमरे में तस्वीर दिखाई दी, जिस तरह से एक बाइक पे एक महिला को बैठाकर जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना पड़ा। ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों का भी ये कहना है कि इस और किसी का ध्यान नहीं है। जबकि यहाँ के अधिकारी, तमाम अधिकारी निकलते हैं, जनपद बुलंदशहर के एसडीएम, डीएम, तमाम जिले के अधिकारी निकलते हुए भी लेकिन आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि लोगों की जो समस्या है और जो गड्ढे हैं उनको कब तक सरकार भर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त आएगा। लेकिन अकेले इंडिया बुलंदशहर। और आज जनहित के इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि आम जनता के सामने कई सारी समस्याएं आ चुकी हैं। आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिक मौसम भवन दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ेंगी। सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सोमा सेन जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, और तबरेज खान हमारे साथ जुड़ेंगे। तबरेज खान, माफ कीजिएगा, विकास नगर से हमारे संवाददाता हैं। और आगे और अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सोमा सेन जी का रुख कर लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक है, मैम बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सोमा जी, सबसे पहले आप तस्वीरें देख रही होंगी हमारी स्क्रीन पर भी, इसके साथ ही आपको पता होगा कि देश दुनिया में किस तरीके से पानी पूरी तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बरसों पुराने पुल 2 मिनट में बहकर चले जाते हैं और देखते ही देखते क्या से क्या हो जाता है। ये भारी बारिश लोगों के सामने कहर बनकर बरस रही है। इससे निजात भला कब तक मिलेगी? देखिए, ये जो बारिश हो रही है, ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ मॉनसून फ्लो का इंटरेक्शन से ये बारिश का जो स्थिति है हुआ है। और ये नॉर्थ आपका कल परसों अगर देखते हैं तो आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक था। आज वो पूरा सिस्टम का जो इंटरेक्शन है थोड़ा ईस्टवर्ड होके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का थोड़ा सा अंश, ज्यादातर हिस्सा हरियाणा का, राजस्थान, गुजरात में है। कल हमारी उम्मीद है थोड़ा और ईस्टवर्ड होके थोड़ा उत्तराखंड के ऊपर ही ज्यादा रहेगा और थोड़ा वेस्ट यूपी के ऊपर रहेगा। तो ये जो स्थिति है, हमारा 2 वेदर सिस्टम के इंटरेक्शन इक्वली स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स है। दोनों के इंटरेक्शन के जो जोन है वहां पर आपका क्लाउड एक के बाद एक क्लाउड्स बन रहे हैं और उसी में से बारिश एक ही इलाके में, जैसे कोई क्लाउड मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये पूरा इलाका जो है नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड जो एरिया है, इसमें आपका पूरा बारिश भरा हुआ है। कल भी देखते हैं तो आपका पंजाब में 35 सेंटीमीटर बारिश हुआ था और हरियाणा में 24 सेंटीमीटर। आज हमारा उम्मीद है हरियाणा में आज भी हमारा 20 सेंटीमीटर के ऊपर बारिश होगी, स्पेशली नॉर्थ हरियाणा। जो बारिश अभी भी रियलाइज्ड जो चंडीगढ़ में हुआ है AWS डेटा, उसमें हमें ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर हो चुका है पिछले 6-7 घंटे में। तो हमारी उम्मीद है कि बारिश आज भी एक्सट्रीमली हेवी रेन का चांस है हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। इन तीनों राज्यों में हमने रेड अलर्ट जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इनका और भी अच्छे तरीके से आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इनका हो रहा है, मगर ठीक है, यही राज्य आज सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि देखिए मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जाती है कि ये राज्य हैं, ये जगह हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड में भी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट आपकी ओर से जारी किया गया है, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए उत्तराखंड में हमने देखा कि इस वक्त 4 धाम की यात्रा चल रही है। सैकड़ों यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग परेशान हो गए क्योंकि पहाड़ दरकने लगे हैं, रूट्स रोक दिए गए, सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो 183 सड़कें बंद की गई हैं। ऐसे में बड़ी समस्याएं हैं। तो ये पहाड़ दरकना, अचानक से लैंडस्लाइड शुरू हो जाना, क्या इन सब की भी जानकारी मौसम विभाग देता है पहले से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल, हम लोग जब फोरकास्ट देते हैं
सिर्फ रेन का फोरकास्ट नहीं देते, हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग करते हैं। इम्पैक्ट बेस्ड मतलब हम लोग देखते हैं कि कौन से इलाके में बारिश, सॉइल कितना सैचुरेट हो चुका है। जहां सॉइल सैचुरेट हो जाता है वहां पर हमारा हेवी रेन का पॉसिबिलिटी, उसका जो रन ऑफ होके फ्लैश फ्लडिंग का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ फ्लैश फ्लड का बात करें तो हमारा साइंटिफिक मॉडल्स रहती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा अभी फ्लैश फ्लड का पॉसिबिलिटी रहता है। और अगर हम इसी के साथ साथ हम बाकी फैक्टर्स भी देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी, हमारा सॉइल टाइप, आपका जो आपका इम्पोर्टेंट जैसा आपका पावर प्लांट्स, आपको याद होगा पिछले साल एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत ज्यादा उसमें पानी जैसे वाटर फ्लो से उसका डैम टूटने पर वो पूरा जैसे बहुत लोगों का मौत हुआ था। ये सब चीजें देख के हम लोग अलर्ट का कलर देते हैं, जो कि रेड अलर्ट होता है टेक इमीडिएट एक्शन। जैसे हमने रेड अलर्ट दिया तो हम उम्मीद करते हैं, और होता भी ऐसा ही है, स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली उसका एक्शन लेते हैं। इससे पहले ऑरेंज अलर्ट में ही हमारा काम शुरू हो जाता है। जैसे आपने अभी बताया चार धाम यात्रा का बात जो बताया है, चार धाम यात्रा हमारा आपका उत्तराखंड में जो चलता है आपका। उससे पहले मैं बता दूं अमरनाथ यात्रा फ्राइडे से आपको पता होगा रामबन इलाके में बंद हो चुका है पिलग्रिम का मूवमेंट पहाड़ों पे की तरफ। सिमिलरली सिरखंड यात्रा ये भी स्टॉप किया गया है जब तक कि ये वेदर कंडीशंस इंप्रूव ना करें। इसी तरह से हमारा केदारनाथ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, कई सारी जगहों पर यात्रा प्रभावित है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है उन लोगों के साथ जो लोग फंस जाते हैं रास्तों में और जिनके सामने समस्याएं आ जाती हैं, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो या केदारनाथ और चार धामों की यात्रा की हम बात कर लें, या फिर हेमकुंड साहिब के रास्ते में भी भारी बारिश हो रही है जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान के समय में जानकारी ये भी है कि देखिए भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, और जलस्तर बढ़ने के साथ साथ खबरें ये भी आती है कि जो बांध होते हैं, जो डैम होते हैं, यहां से अचानक से लाखों हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि अगर हम देखें तो यही वजह बताई जाती है कि पानी शहरों और गांवों में आ जाता है, संपर्क गांव शहरों से टूट जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोगों के सामने नुकसान और समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या इस वक्त में बांधों को खोलना, क्या उनके गेट्स को खोलना जरूरी होता है? क्यों इस चीज के लिए पहले से तैयारी नहीं की जाती? क्योंकि आम जनता बहुत प्रभावित होती है। जी, आपने बहुत अच्छा बात बोला, और साथ ही आपने और एक बात बोला सहारनपुर का फ्लडिंग का। ये आपको पता होगा अपर यमुना कैचमेंट जो है वो ताजेवाड़ा बराज तक होती है। उससे ऊपर आपका जो पहाड़ी नदियां हैं जो हिमाचल से होके आ रही है, टोंक, फिर बाकी जो नदियां हैं उन सभी में अभी वो सभी बाढ़ग्रस्त हैं वो। और साथ ही साथ आपका अभी का जो वेदर सिस्टम है आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं, और शुरू भी हो गया आपका, जैसे पता होगा यमुनानगर और चंडीगढ़ में आपका जैसे 100 मिलीमीटर ऑलरेडी हो चुका है। आपका यमुनानगर में आपका 88 मिलीमीटर हो चुका है। ये सब और ये तो हम दाजेवाड़ा बराज के साउथ के बात कर रहे हैं। नॉर्थ में बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है। वो अगर डैम नहीं खोलते हैं तो ओवरफ्लो करके डैम बर्स्ट होने का संभावना रहता है, वो और भी भयंकर होती है। इसीलिए डैम रेगुलेटेड वे में खोला जाता है, और वो भी हम लोगों से डिस्कस करके कि आगे बारिश कितना होने वाला है वो संभावना देखते हुए, फ्लैश फ्लड कितना हुआ है वो देखते हुए तब डैम खोला जाता है। लेकिन मैम अभी आपने देखा कि यमुना नदी का जलस्तर, क्योंकि एक डैम है हथनी कुंड डैम जिसको खोला गया, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। क्या ऐसी कोई टेक्निक इजाद नहीं की जा सकती जिससे बारिश के मौसम में खास तौर पर जब पहले ही नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है उस वक्त पर इन डैम्स को ना खोला जाए ताकि पानी शहरों और गांवों तक ना पहुंचे, लोगों को इफेक्ट ना करे? देखिए ये बहुत एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है। एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि एक्सेसिव रेनफॉल। ओके। आपका ये मॉनसून सीजन में ये पहला एपिसोड हो रहा है जिसमें
इतना साथ ज्यादा बारिश एक साथ हो रहा है। आप यही सीजन में डैम भरने का भी काम रहता है। आपको हम लोग जब वार्निंग देते हैं, आपका साथ साथ ये ध्यान में रखना होगा कि आपका अपर कैचमेंट में, जैसे मैंने अभी टोंक नदी का बताया, और या जो गंगा का ऊपर का कैचमेंट का जो और नदियां हैं, काली नदी एक्सेट्रा, तो ये सारे, पार्वती, इन सभी में पानी ऊपर कितना हो रहा है हमेशा इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहता है। अगर जब आ जाता है और हमें इसके प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, डैम हर एक डैम का ही रहता है, और सेंट्रल वाटर कमीशन का ये काम रहता है कि जब भी सिचुएशन खतरनाक लगने लगे वो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके डैम को रिलीज कर देते हैं वाटर, ताकि ऊपर से आए सडन फ्लैश फ्लड का पानी से आपका डैम बर्स्ट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोमा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस प्राकृतिक मार से आम जनता को राहत मिलेगी। तो हमारे साथ में सोमा सेन जी थी, मौसम वैज्ञानिक, जिनकी ओर से अहम बातें की गई हैं, अहम जानकारियाँ भी हमारे साथ में दी गई। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की बारिश हरियाणा से क्या लेना देना, परंतु अव्यवस्था के कारण ये हो रहा है। हिमाचल की बारिश पंजाब के बाद हरियाणा, और इतना नुकसान जिसकी कोई हद नहीं। आज आपका अगर व्हाट्सएप नंबर आप मेरे को सेंड करें तो मैं आपको फोटो भेजूं। मेरे घर के सामने 1 फुट पानी है और ये दोपहर से पानी चालू हुआ धीरे धीरे, अब पानी बढ़ने लगा है। सामने जितने प्लाट खाली पड़े हैं उनमें सब में पानी घुसे जा रहा है। कॉलोनी पूरी डूब रही है हमारी, कोई सुनने वाला नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के राजनेताओं से कहा था कि सारी नदियां जोड़ दी जाए तो बाढ़ की समस्या का निदान हो सकता है, यही बात मैंने परसों भी आपके इसी डिबेट शो में, इसी शो में कही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनेता जो बुद्धिमान थे और जो सहयोग करने वाले थे, जो जनता के दर्द को सोचते थे, जो हर प्यारे थे, हर मन भावन थे, उनकी बातों को नहीं सुना गया। आज जनता भी दुख पा रही है और हमारे राजनेता तो हवाई जहाज में जा करके, हेलीकॉप्टर में जा करके अपना इंस्पेक्शन करके और अपना मौज मस्ती करके शाम को अपना बैठ के 2 पैक मारेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अब उनकी भी उनसे भी जानकारी लेते हैं। चंद्रभान जी हमारे साथ में है, मुंबई से हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही ऋषिकेश से बसंत कश्यप जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रभान जी का रुख कर लेते हैं। चंद्रभान जी, बारिश की हालात किस कदर लोगों को परेशान कर रही है, तस्वीरों के माध्यम से ही समझ पाना आसान हो गया है, लेकिन मुंबई में क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाता है, मुंबई में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। किस तरीके के हालात हैं फिलहाल मुंबई में? अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। चंद्रभान, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हमने 2 दिन पहले मुंबई से एक खबर भेजी थी। जो मेन रोड है जो मुंबई से थाना, पालघर, हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता था, वो रोड पूरी तरह धंस गया, उसमें 50 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। बारिश कंटिन्यू मुंबई में चालू होने की वजह से बारिश का जो तबाही है वो मुंबई में हर साल देखा जाता है, और हमने एनडीआरएफ जो महानगर पालिका है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सजग करना, लोगों को बारिश में से बचाना। जो हमारे जर्जर इमारतें हैं मुंबई की, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनको बारिश से पहले किया जाता है कि आप जर्जर इमारतें खाली कर दें। पहाड़ी पे जो रहते हैं लोग, उन्हें बता दिया जाता है कि आप अपना घर खाली करके कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन फिर भी लोग, जो इमारत अवैध घोषित की जाती, जो इमारत की घोषित की जाती कि ये कभी भी गिर सकती है, धोखादायक है, लेकिन लोग खाली नहीं करते हैं, उसमें हमेशा रहते हैं, और उसकी वजह से बारिश में हर साल जितनी पुरानी इमारतें हैं वो हमेशा गिरती है।
बिल्कुल, यानी देखिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, इसके चलते ही आम जनता को ऐसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। भले ही प्रकृति की मार एक तरफ पड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी है जो साफ तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाती है। सुरेश अवस्थी कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, स्वागत आपका। एक दर्शक है, सबसे पहले उनकी राय जानते हैं, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये करोड़ों रुपए सरकार बर्बाद कर रही है नाला सफाई, सीवर सफाई के लिए, जिसमें कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार पे चढ़ी हुई है। जो इतना पैसा आने के बावजूद भी तब भी जनता तरह तरह मची पड़ी है। हर जगह बाढ़ आ रही है, हर एक आदमी चुटैल हो रहा है, कोई सीवर में गिर के चुटैल हो रहा है। ऐसे में तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है वहाँ पहले से ही सतर्क हो जाओ, ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। अब अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप जी हैं। बसंत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए उत्तराखंड में भी चारों तरफ भारी बारिश का कहर नजर आता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जारी है। यहाँ पर लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। कई लोगों की जान भी इस प्राकृतिक प्रलय के चलते जा चुकी है। लेकिन ऋषिकेश में किस तरीके के हालात है? क्योंकि इस मौसम की बात करें, एक तरफ पर्यटकों की संख्या खूब ज्यादा होती है, दूसरी ओर श्रद्धालु भी जाते हैं। सावन का महीना है, लोग गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश की ओर जाते हैं। ऐसे में ये भारी बारिश भला कितना परेशान कर रही है लोगों को? तो देखिए गरिमा, मैं ऋषिकेश से नहीं पूरे उत्तराखंड की तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड के गढ़वाल की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्र की बात करें या फिर कुआं क्षेत्र की बात करें, तमाम क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और बारिश का जो दौर है उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लगातार लैंडस्लाइड पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है। यही वजह है कि लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 से 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है कि मौसम विभाग विक्रम सिंह का कहना है कि इस बार जो बारिश है 13 तारीख तक रहेगी और ये बारिश लगातार जारी रहेगी। और इस बार अगर हम मौसम विभाग की भाषा में बात करें तो हैवी से हैवी रेनफॉल यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। यानी कि आम जनमानस की भाषा में देखा जाए तो मूसलाधार बारिश का दौर यहाँ रहने वाला। अगर हम बात करें यात्रा मार्ग की, तो यात्रा मार्ग पर फिलहाल जो प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है, रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो रुद्रप्रयाग है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग वाली जो रोड है, बद्रीनाथ वाली जो रोड है, या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, या फिर चोपता मंडल की बात करें, ऊखीमठ की बात करें, हेमकुंड की बात करें, गौरीकुंड की बात करें, तमाम जो रोड है उन पर आवाजाही के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जो वाहन है वो नहीं चलेंगे। हालांकि जो सैन्य वाहन है उनको यहाँ पर छूट दी गई है। जो सैन्य वाहन है वो यहाँ पर रात्रि में जा सकेंगे। देखिए ये उत्तराखंड की तस्वीर है। मैं ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं ठीक यहाँ खड़ा हूँ, जो गंगा की धारा बहती है, देखिए जो गंगा की धारा बहती है इसके ठीक सामने आस्था पथ है और आस्था पथ के ठीक जो सामने हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ वो पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा कलकल करते बहती, लेकिन आज वो रौद्र रूप ले चुकी है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो गंगा का बहाव तेज गति से लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर कहें तो पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 3 दिनों में और भारी से भारी बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। तो उत्तराखंड के लिए लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले जो दिन है वो बड़े मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है। 40 से ज्यादा यहाँ पर जो ऐसे जोन है जिन्हें सेंसिटिव जोन कहा जाता है, जो यात्रा मार्ग पर टिहरी जिले की बात करें या रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, यहाँ पर जो सेंसिटिव जोन है वो लगातार सक्रिय है और लगातार यहाँ पर भूस्खलन जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तराखंड में तो ओवरऑल स्थिति बारिश से काफी भयभीत और यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश का दौर जारी होता है तो उत्तराखंड में जो 2013 की आपदा की जो आहट है उसकी यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिल जाती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग डरे और सहमे रहते हैं जब मौसम विभाग की चेतावनी जारी होती है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों में डर नजर आता है। एक दर्शक हमारे साथ में, सबसे पहले उनका रुख करते हैं, इसके बाद आप लोगों के पास लौटेंगे। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चेन्नई से, बहुत स्वागत आपका सर, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम जी। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हर बार ये कुदरत का कहर आता है, इसके लिए सरकार अगर पहले से ध्यान दे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ये राम मंदिर और कृष्णमय तो हो रहे हैं। हमारे कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक बरसात से पूरा वृंदावन को बचा लिया था। अब हमारे योगी जी यशस्वी हैं, कहा जा रहे हैं, उनको तो पहले से ही बचा सकते हैं। हर साल ऐसा काम होता है, क्योंकि ये तो खाली
अब हवाई मार्ग से उड़ने वाले आदमी हैं, इनको कोई ये तो है नहीं मन में कि जनता को क्या परेशानी हो रही है। मैम ये देखिए, सड़क बना रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं सड़कों पर, ये कभी इन सड़कों पर गए हैं? इनको पूछिए जाके, पीएम साहब को भी पूछिए कभी इन सड़कों पर गए हैं? पुराने जमाने की बातें करते हैं, अपने सर पे वो लगा के और दर्शन करने की बातें दिखाते हैं। अगर भगवान में इनकी जरा भी आस्था होती, राम और कृष्ण में ये होते, तो इस आपदा को रोक सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कैसे एक उंगली पे उठाया था, ये राममय कैसे है? ये बोलते हम मंदिर बनवा रहे हैं। अरे राम जी की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कृष्ण भगवान की इच्छा के बिना अगर कुछ होता तो ये बरसात कैसे तबाह करती? इनको सोचना चाहिए कि झूठा प्रलोभन न दे, राममय बनते हैं या कृष्णमय बनते हैं, ये झूठी बातें हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका अपनी यहाँ पर राय रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई और ऋषिकेश से हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं। और मुंबई से एक बार फिर से चंद्रभान का रुख कर लेते। चंद्रभान, मुंबई में सड़कों में गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ाई हैं, लेकिन इस बारिश में जब सड़कों पर पानी भर गया है तो ऐसे में गड्ढा कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर, आम जनता को ये तक पता नहीं चल पाता है। क्या जो स्थानीय प्रशासन होता है, क्या जो नगर निगम है, क्या इसकी ओर से कोई काम किया गया था सड़कों से गड्ढे दूर करने का? और साथ ही साथ क्या नाली और नालों की सफाई बरसात से पहले की गई थी ताकि नदी नाले चोक ना हो सके और पानी ना भरे? क्योंकि जो तस्वीरें आज आ रही हैं ये परेशान करने वाली हैं। गरिमा, मुंबई महानगर पालिका का जितना बजट है वो जितने हमारे देश के छोटे छोटे राज्य है उतना अकेला महानगर पालिका खर्चा करता है। और आज आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे महंगा नगर पालिका अगर कोई होगा, सबसे पैसे वाला महानगर पालिका होगा, वो होगा महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका। उनकी जो व्यवस्था रहती है, हर साल करोड़ों रुपया सिर्फ बारिश के लिए, पानी निकलने के लिए की जाती है, लेकिन फिर भी पानी कभी भी निकासी का पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। और हर साल जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं, जो पाइपलाइन का ड्रेनेज लाइन है, जो मेन होल खोल दिया जाता है पानी जाने के लिए समुद्र में, वो मेन होल खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारे लोग उस गड्ढे में गिर के मृत्यु हुई है। और इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी महानगर पालिका की है। ये नहीं कि सरकार, महानगर पालिका के पास जितनी ताकत है, जितना मेन पावर है, महानगर पालिका चाहे तो मुंबई को सिंगापुर से भी अच्छा शहर बना सकता है, लेकिन महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से महानगर पालिका में जो मुंबई है वो हमेशा डूबती है। और करोड़ों का एक दिन का टर्नओवर है मुंबई का। एक दिन बारिश अगर हो जाए अच्छे से, मुंबई शहर बंद हो जाए तो करोड़ों अरबों का नुकसान मुंबई का होता है। बिल्कुल, देखिए, लोगों के सामने एक तरफ समस्याएं भी होती हैं, हालांकि अधिकारी जो बजट है वो डकार जाते हैं, इसी के चलते जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो पाती और लगातार समस्याएं बरकरार रहती हैं। एक बार फिर से ऋषिकेश से बसंत का रुख कर लेते हैं। बसंत, देखिए, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा की धारा जो है वो तेज़ हो चुकी है, नदियाँ सब कुछ पूरी तरीके से फुल, जलस्तर एकदम ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त बाहरी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारी बारिश के चलते ये लोग रास्तों में ही फंस गए हैं। इनसे निजात कब मिलेगी भला लोगों को? इन लोगों के सामने क्या कुछ इनके लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं? क्या इनके ठहरने की उचित कोई व्यवस्था है? जो चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचे थे, जो पर्यटक पहुंचे थे घूमने के लिए, क्योंकि ये पर्यटक का सबसे ज़्यादा पर्यटन का मौसम चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में इन लोगों को कब तक राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल गरिमा, मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई, ऐसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पेशल एडवाइजरी जारी की है और कहा अपने वक्तव्य में कि जितने भी लोग जो यात्रा करने आते हैं चारधाम यात्रा में, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर हेमकुंड साहिब हो, तमाम जो यात्रा करने आते हैं लोग, श्रद्धालु, उन लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि मौसम विभाग की जानकारी के बाद ही यात्रा करने के लिए अपने घरों से निकले और जरूरी हो तो अपने घरों से निकला जाए, अन्यथा अपने घरों में रहा जाए, अगर जरूरी काम हो तो निकला जाए। अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं देखिए, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर 11 टीम है उत्तराखंड में, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रही है। विकास नगर में चाहे वो बस गिरने की मामला हो या फिर
टीरी में खाई में मैच गिरने का मामला, तमाम जो स्पोर्ट्स है जहां पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, वो लगातार रेस्क्यू करके लोगों की जान को बचा रही है। लेकिन देखिए, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इंसान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अभी एक दर्शक बोल रहे थे कि योगी जी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए हकीकत यही है कि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जिससे निपटना और पार पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये आपदा कह करके नहीं आती हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बसंत इनके लिए तैयारी ठीक तरीके से की जा सकती है। कम से कम जो भारी बारिश हो रही है इससे निजात के लिए तो नदी नालों की सफाई अगर पहले से होती तो आज ये हालात नहीं होते। ठीक है, ऋषिकेश से बसंत हमारे साथ थे, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। विकास नगर से तबरेज खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है कानपुर से गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय जान लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका, क्या राय है आपकी? मैं आपसे कहूँगा बीच में बात मत काटिएगा, मैं देश के लिए बताया देता हूँ, वैसे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। ये प्रलय काल है, पापों की वजह से प्रलय काल आ गया है देश में, देश के जन बच्चे दुखी हैं, इसलिए मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिए। मैं रक्षा मंत्री से देश के राजनाथ सिंह जी से आह्वान करता हूँ, क्षत्रिय वर्ण हैं और वो खड़े हों आज अर्जुन बनकर, और जो मैं कह रहा हूँ वो आज ही करें। उसको 5 कन्याएं बुलाएं अपने घर पर, वो उनके पैर छुएं, चरण धोएं और उन्हें श्वेत शरबत, दूध का शरबत बनाकर पिलाएं, दक्षिणा दें, और उन्हें जो भी वरदान दक्षिणा देना चाहते वो दें, और कहें पार्वती माता प्रसन्न हो, शंकर जी को जगा दो, और ये प्रलय भारत देश में जो आई हुई है इसको रोक दो। आज जन जन आपको पुकार रहा है, और 3 बार जय जय वंशी वाले के बोलेंगे। और एक काम और करेंगे, एक पूर्ण पात्र मंगाएंगे जिसमें एक बर्तन भगोना या कुछ मंगा लें, जिसमें कुछ चावल आ जाए, शक्कर आ जाए, दूध आ जाए, और श्रृंगार का सामान, चांदी के बिछिया, ये उसमें सब आ जाए, वो रखे उसमें, और चुनरी मंगाएं, एक चुनरी में उसको बांध करके, और स्वयं अपने गार्डों को लेके जाएं वहां जमुना के पुल पर बीच धार में, उसको पूरा मुंह करके नदी में अर्पित करें और कहें पार्वती माता शंकर को जगा दो, दया करो बंसी वाले, जय जय बंसी वाले, जय जय बंसी वाले, जय जय बंसी वाले। बहुत शुक्रिया आपका गिरीश जी, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, हर व्यक्ति अपनी राय दे रहा है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि आम जनता को इस प्राकृतिक प्रलय से राहत मिले, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों के सामने समस्याओं का अंबार ला दिया है, लोग परेशान हैं। और जनहित के इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं बचाइएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनहित में। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सड़कें एक तरफ लोगों के सामने समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये प्राकृतिक प्रलय भी आम जनता के सामने एक बड़ी समस्या हो गई है। अलग अलग राज्यों में लोगों की जानें जा रही हैं और लोग परेशान हैं, नदियां नाले सभी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के सामने बाढ़ जैसे हालात है जो लोगों की समस्याओं को दोगुना तिगुना कर चुके हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से कुदरती इंतकाम यहां पर नजर आ रहा है, और चारों ओर त्राहिमाम की तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तबरेज खान का रुख करते हैं, विकास नगर से जुड़े हुए। तबरेज, विकास नगर में फिलहाल कैसे हालात हैं? नदी नाले क्या पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जौनसर वावर या विकास नगर की जाए तो लगातार जो जल पड़ने है लगातार जारी है, नदी नाले पूरे उफान पर हैं। लगातार 3 दिन से जो मूसलाधार बरसात हो रही है, उसके चलते जो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी मलबा सड़कों पर आ रहा है। हालांकि जो PWD विभाग है वो उन्होंने JCB वहाँ पर तैनात की गई है, लगातार वो रोड खोला जा रहा है, यातायात सुचारू किया जा रहा है। वहीं बात पहले मैदानी क्षेत्र को की जाए तो नदी नालों की वजह से काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बात कल की अगर की जाए तो वहाँ पे एक शिमला बाईपास में रामगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है, काजवा वहाँ पर है, बरसाती नाला वहाँ पर आता है, उसमें एक बस फंस गई जिसमें लगभग 40 से 50 लोग सवार थे, उनको बामुश्किल बचाया गया। और आज भी एक घटना सामने आई, उसी जगह एक कार फंसी, उसको स्थानीय ग्रामीणों ने वहाँ से निकाला। बिल्कुल बिल्कुल तबरेज, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में आशु शर्मा भी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, उनसे भी रुक लेंगे, उनका भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। हापुड़ से बड़ी खबर, बारिश के चलते एक मकान गिरा, भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है। भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और भरभरा कर एक मकान की छत गिरी है। तो हापुड़ में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, मलबे में दबकर 2 बच्चियों की जान चली गई है। तो मलबे में दबने से 2 बच्चियों की जान गई है, चपेट में आकर 2 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। एक तरफ 2 बच्चियों ने जान गंवाई, तो वहीं 2 अन्य लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है, तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ, भरभरा कर गिरी मकान की छत। तो भरभरा कर एक मकान की छत गिर गई, यह आम खबर। 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है,
और एक मकान की छत गिरने से हादसा हो गया। एक तरफ तो मासूम बच्चियों की जान चली गई है तो वहीं दूसरी ओर अन्य लोग घायल हो गए हैं। और हापुड़ से खबर, बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। तो भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, भरभरा कर एक मकान की छत गिरी है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, चपेट में आकर 2 अन्य घायल भी हो गए। हापुड़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। अमन, हापुड़ में एक मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियों की मौके पर ही मलबे में दबकर जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। क्या जो स्थानीय प्रशासन है ये पहले से जर्जर मकानों को चिन्हित नहीं करता है, क्योंकि इसी के चलते इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आम जनता की जान जाती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मामला धौलाना के सोलाना का है और जहां पर आज जो लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी उसमें आज बारिश में जो है एक मकान गिर जाता है, जिसकी छत गिरने पर जो है 2 बच्चों की मौत हो जाती है और 2 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि देखिए मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारी जो पहले कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि देखिए अधिकारी इस पर कोई बड़े ना बड़े किसी बड़ी घटना का इंतजार करते रहते हैं और जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी खानापूर्ति अधिकारी करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनकी स्थिति कैसी है? इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इसमें जो 2 घायल हुए थे उसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, जबकि दूसरे का इलाज जो है एक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और आपको बता दूं कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे पड़ताल में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमन आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे हापुड़ से, जहां पर तेज बारिश में एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग चपेट में आ गए हैं और ये भी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से भारी बारिश का कहर यहाँ पर लगातार जारी है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत भी कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की जान चली गई है। और एक और बड़ी खबर आपको हम हल्द्वानी से भी बताते हैं, जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर अलर्ट, कुमाऊं मंडल पुलिस अलर्ट हो गई है। भारी बारिश को लेकर आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने निर्देश भी जारी कर दिया है। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, और रात 8 बजे के बाद पहाड़ों में यातायात बंद रहेगा, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, पहाड़ों के दरकने की बात भी सामने आती है, जिसके चलते अब 8 बजे के बाद यातायात बंद रहेगा। बारिश को लेकर कुमाऊं पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट हो गई है और आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 8 बजे के बाद यातायात बंद रहेगा। रात 8 बजे के बाद यातायात बंद रहने की बात पहाड़ों में सामने आई है। ये बड़ी खबर हल्द्वानी से है। एसएसपी एसपी को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हल्द्वानी से खबर, बारिश को लेकर अलर्ट हुई कुमाऊं मंडल पुलिस। तो बारिश को लेकर कुमाऊं मंडल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने निर्देश जारी कर दिया है। भारी बारिश के चलते ये अलर्ट, रात 8 बजे के बाद पहाड़ों में यातायात अब बंद रहेगा। तो भारी बारिश को लेकर कुमाऊं मंडल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने निर्देश भी जारी कर दिया है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, रात 8 बजे के बाद पहाड़ों में यातायात बंद रहेगा। तो रात 8 बजे के बाद पहाड़ों में यातायात बंद रहेगा। एसएसपी एसपी को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। हल्द्वानी से खबर, बारिश को लेकर कुमाऊं मंडल पुलिस अलर्ट हो गई है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, रात 8 बजे के बाद पहाड़ों में यातायात बंद रहेगा। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, जिनसे अपडेट लेते हैं कि आखिर इस भीषण समस्या से किस तरीके से आराम मिलेगी। और क्योंकि लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। आशु शर्मा का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से। आशु, हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या फिलहाल बहुत ज्यादा है, कांवड़िए पहुंच रहे हैं, लोगों की संख्या पहुंच रही है, लोग सावन के पवित्र महीने में गंगा स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों की समस्याएं बढ़ा रहा है। एक तरफ उन लोगों की भी जो बाहर से जाते हैं, दूसरी ओर जो हरिद्वार के निवासी हैं उनके सामने भी समस्याएं आ गई हैं।
जी बिल्कुल, 3 दिन से जिस तरह से भारी बारिश हरिद्वार में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जी आशु जी अपनी बात पूरी करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांवड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्थानीय निवासियों को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है और गंगा स्नान करने आने वाले कांवड़ियों को की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गंगा किनारे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कांवड़ियों को गंगा के बीच में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है, कई जगह भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई है। गंगा को में कावड़ियों के बहने की सिलसिला भी लगातार जारी है। कई कावड़िए गंगा में बह चुके हैं, जिनको जल पुलिस द्वारा भी काफी कावड़ियों को बचाया जा चुका है, मगर धीरे धीरे जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं निचले इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। जी ठीक है, ऋषिकेश से हमारे साथ में हमारे संवाददाता बसंत कश्यप भी जुड़े हुए हैं। बसंत का रुख कर लेते हैं। बसंत, अभी हमने अपने दर्शकों को एक अहम खबर बताई कि जहां पर हल्द्वानी में अब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात 8 बजे के बाद यातायात बंद हो जाएगा। यानी इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना ज्यादा खराब है और किस तरीके के हालात जो है वो आने वाले वक्त में हो सकते हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग कितने दिनों तक घरों में कैद रहेंगे और कैसे उनका जो जीवन यापन है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए गरिमा, जिस तरह से हमने जिक्र किया गढ़वाल में तमाम जो रास्ते यात्रा मार्ग के वो पूरी तरह से रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दिए गए। इसी तरह से कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं हल्द्वानी हो या फिर पिथौरागढ़ हो या फिर चंपावत हो या फिर बागेश्वर, तमाम जो जिले हैं पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी इसी तरह की जो अमूमन चीजें देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है और रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से आईजी कुमाऊं ने ये निर्देश दिए हैं कि जो कुमाऊं में रहने वाले लोग हैं वो यात्रा मार्ग पर ना जाएं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रात्रि में आवागमन ना करें। इसके लिए वहां पर एहतियातन ये रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको गरिमा, देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र यानी कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र तक पहुंचे, जहां पर जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से इस वक्त भरी हुई है। कारण यही है कि हमारे पीछे बादलों की गड़गड़ाहट देखने को मिल रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर हम बात करें तो बादलों ने पूरे ऋषिकेश को अपने आगोश में ले रखा है और ये सिलसिला लगातार अभी जारी रहने वाला और इससे निजात पाना अभी 2 से 3 दिन तक बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन एहतियातन जो कदम उठाने हैं वो उठा रहा है, लेकिन जो यात्रा मार्ग पर लोग जा रहे हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि वो ना जाएं। और विशेष बात यह है कि कांवड़ मेला शुरू हो चुका है। कांवड़ मेला अपने चरम पर है और नीलकंठ महादेव मंदिर पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में अगर हम बात करें तो आज सावन का पहला सोमवार है, लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से कर रहे हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे ठीक पीछे वो पहाड़ी है जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर का परिसर है और जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वो भी दुर्गम क्षेत्र है। लगभग 35 किलोमीटर लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करते हैं, शिवालय पे जाकर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। जिस तरह से 2 से 3 दिन और अभी से भारी बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, उसको लेकर के कहा जा सकता है कि जो आम जनमानस है उसके लिए अभी 3 दिन लगातार यहाँ पर भारी से भारी साबित होने जा रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो कम से कम घरों से निकले, जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अगर जान अगर रहेगी सुरक्षित तो लोग आगे की कामकाज और आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। गरिमा तक खौफ ही खौफ दिखाई दे रहा है। और तबरेज खान हमारे साथ में बने हुए हैं, साथ ही चंद्रभान मौर्य मुंबई से भी बने हुए हैं। चंद्रभान का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्रभान, अभी भी आने वाले वक्त में मौसम विभाग की ओर से यही संभावना है कि लगातार बारिश होगी और इसकी संख्या मतलब इसका जो लगातार होने वाली है, अभी इससे निजात नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है और कितने दिनों तक लोग अपने घरों में कैद रहेंगे, क्योंकि गलियों में लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गरिमा जी, मुंबई एक ऐसा शहर है कि 26 जुलाई जो पूरे विश्व को याद है कि 26 जुलाई मुंबई पूरी तरह थम गई थी। लोग जहां फंसे थे वहीं फंसे रह गए। 4-4 दिन वो घर नहीं पहुंच पाए थे
पानी से मुंबई लबालब भर चुकी थी 26 जुलाई को आज भी कोई मुंबई कर भूला नहीं है। वो 26 जुलाई की याद करके आज भी सहम जाते हैं कि जो एक्सप्रेस मेल लोकल ट्रेनें जो थी जहां थी वहीं की वहीं थमी रह गई थी। ट्रेनों में आधा ट्रेन डूब चुके थे। तो 26 जुलाई लोगों को अभी भी याद है। तो सरकार आज भी पूरी तरीका से है कि 26 जुलाई दोबारा मुंबई में ना आवे। समुद्र में जो इंक्रोचमेंट हुआ, समुद्र जब पानी मुंबई में रिटर्न भेजता है तो ये समझ जाइए कि मुंबई को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश का कहर और बेबसी चारों ओर नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कुदरती इंतकाम और चारों तरफ त्राहिमाम नजर आ रहा है। ये तस्वीरें काफी हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। ऋषिकेश से बसंत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बसंत, अभी हमारे साथ में इसी कार्यक्रम में मौसम विभाग से सोमा सेन जी जुड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले वक्त में अभी और भी बारिश होने की संभावना है। अभी ये रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे में ये अभी स्थिति अगर ऐसी है तो आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे भला? क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, सड़कों में पानी भर गया है। दूसरी ओर उत्तराखंड में तो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई जगहों पर तो अभी हमने पहले ही बात किया कि 8 बजे के बाद यातायात तक बंद कर दिया गया है, लेकिन दिन में भी लोग घरों से निकलने को नहीं पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सड़कें खराब हैं। स्मार्ट सिटी के तौर पर एक तरफ पहले ही हमने कितनी सड़कों को खोद दिया था, यह हमने देखा है, लगातार इस पर हम बात करते आए हैं, लेकिन अब भारी बारिश ने इन मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर जैसे मौसम वैज्ञानिक दिल्ली से ये बता रहे थे कि जिस तरह से अभी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है जब भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है और सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। देखिए जब सड़कें अवरुद्ध होंगी तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट जाएगा, तो राहत सामग्री उनके पास तक नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि जो लोग हैं वो जब जब मूसलाधार बारिश होती है या मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो उनके मन में एक तस्वीर जरूर ये निकल करके आती है कि जब 2013 में स्थिति ऐसी हुई तो 2013 की पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो कि लोगों को बिना खाना खाए रहना पड़े या फिर भूखा सोना पड़े। देखिए यही बात अब मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि गढ़वाल में लगातार बारिश हो रही है, कुमाऊं में लगातार बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश 3 से 4 दिन तक लगातार होने जा रही है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति होगी तो आने वाले दिनों में दुर्गम क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके सामने स्थिति और भी यहाँ पर खतरनाक साबित होने लगेगी। अगर हम बात करें तो भयभीत लोग अब होने लगे हैं। जिस तरह से 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 2 दिनों में बारिश होगी तो मैदान से लेकर पहाड़ तक स्थिति इसी तरह की अमूमन देखी जाएगी। बिल्कुल, मैदान से लेकर पहाड़ तक चारों तरफ स्थिति परेशान कर देने वाली हो चुकी है। किसी बीच अहम खबर सामने आ रही है विकास नगर से, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। विकास नगर में पानी के तेज बहाव के चलते एक कार फंस गई है। यह अहम खबर आपको बताने, तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से पानी का बहाव इतना तेज था कि कार यहीं पर फंस चुकी है पूरी तरीके से। अब इसका आगे बढ़ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, 4 लोग कार में ही सवार थे और ये कार इसी तेज बहाव के बीच फंस गई। हालांकि बड़ी मुश्किल से इन लोगों को यहां से निकाला गया है। और यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। आप देखिए कितनी तेज यहां पर पानी का बहाव है और यहीं पर ये कार फंस गई थी जिसमें 4 लोग सवार भी थे। हालांकि लोगों की मदद से बमुश्किल इन 4 लोगों को निकाला गया, इनकी जान बचाई जा सकी। लेकिन फिलहाल किस हद तक ये कार यहाँ पर पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो। और पानी का बहाव कितना तेज है कि यहाँ पर एक कार भी ठीक तरीके से खड़ी नहीं रह पा रही है। तो ऐसे में व्यक्तियों का क्या होगा भला, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो विकास नगर में पानी के तेज बहाव में एक कार फंसी है। तबरेज खान हमारे साथ में लगातार बने हुए। तबरेज, विकास नगर की भी स्थितियां कैसी हो चुकी हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा है कि वाहन फंस जाते हैं। एक कार फंस गई, 4 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इन लोगों को निकाला जा सका है, लेकिन कार अभी भी यहीं पर फंसी हुई है।
जी ग्रामीण करीमा, जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जो भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी जो पानी जो नदी नाले हैं, जो बरसाती नाले का गदरे हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते कल एक बस फंसी थी, उसी जगह अभी ये जो कार फंसी है उसकी तस्वीरें हम सामने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। वही मंजर जो कल का था वही आज भी देखने को मिला। हालांकि जो स्थानीय पुलिस थी और जो स्थानीय जनता थी उन्होंने इन कार सवार को निकाला और जो कार को वहां से निकाला जा चुका है। ये करीब बात जो यहाँ के सबसे अहम नदी है टॉन्स और यमुना नदी इस समय पूरे उफान पर है, जिसके चलते जो यहाँ पर विद्युत उत्पादन है, आपका छिबरो, खोदी, आपका ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल, ये पूरी तरह प्रभावित है, इनको बंद कर दिया गया है। और जो डैम का पानी है वो यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिसका सीधा असर हम कह सकते हैं हरियाणा और दिल्ली तक देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए हरियाणा और दिल्ली तक इसका असर देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो लोग रह रहे हैं इनको भी अलर्ट कर दिया गया है। बसंत के पास एक बार फिर से चलते हैं। बसंत, देखिए नदियों के किनारे रह रहे लोगों के सामने इस वक्त सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, या वो लोग जिनके घर पहाड़ी इलाकों में हैं, क्योंकि नदियों के किनारे भी बाढ़ का खतरा है और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों के दरकने का खतरा है। ऐसे में क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से इन लोगों के रहने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इन लोगों को शिफ्ट करने को लेकर लगातार निर्देश मिल रहे हैं, साथ ही किनारों से दूर रहने की भी चेतावनी दी जाती है। ऐसे में कहां जाएं ये लोग भला? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर गरिमा, अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं या नदी किनारे रहने वाले लोग हैं या फिर गंगा के तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन या ग्राम पंचायत के स्तर पर मुनादी करके स्पष्ट कहा जाता है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो स्कूल बंद किए गए हैं या फिर 2 धर्मशालाएं हैं जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, उन सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को पहुंचाया जाता है। लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर इस तरह की नहीं है। लेकिन अगर ये बारिश लगातार जारी रहेगी तो स्थिति अगर ऐसी बनेगी तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। स्कूलों को यहाँ पर स्टैंड बाई में रखा गया, साथ ही साथ जो धर्मशाला है उनको भी यहाँ पर खाली करा के रखा गया है, ताकि जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी के बाद जब जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर उफान पर आती हैं तो गंगा का जल स्तर ऋषिकेश में बढ़ता है और उसका असर मैदानी इलाकों में यानी कि हरिद्वार से लक्सर से रुड़की और तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं उन पर असर पूरी तरह से पड़ता है। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों पर खासकर यहाँ पर असर देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो जाती है। ये जो नदी है, ये गंगा नदी है, ये विकराल रूप ले लेती है और विकराल रूप लेने के साथ साथ ये जो फसलें उनको तबाह कर देती है। किसानों के लिए भी यहाँ पर चिंता का विषय है और आम जनमानस के लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से चिंता का विषय है। अगर मौसम इसी तरह से बना रहेगा तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आम जन के लिए यहाँ पर मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। गरिमा, बिल्कुल, हमारे साथ भी चंद्रभान जी भी लगातार बने हुए हैं। चंद्रभान का रुख कर लेते हैं। चंद्रभान, मुंबई में भी हमने देखा है कि किस तरीके से, जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि करोड़ों का बड़ा बजट होता है लेकिन इसके चलते भी काम नहीं किया जाता। लेकिन अब जब तस्वीरें इस तरीके की सामने आ रही हैं जिसमें लोगों के वाहन फंसते हैं, लोगों की जान तक पर बनाती है, क्या इन तस्वीरों के बाद भी प्रशासन जागेगा और नदी नालों की सफाई की जाएगी ताकि जो बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है ये जल्द से जल्द निकल जाए और सड़कें साफ हो जाए? जिस ठेकेदारों को टेंडर दिया जाता है कि नाले सफाई हो, ड्रेनेज का काम हो, वो ठेकेदार जो ब्लैक लिस्टेड रहते, करोड़ों का टेंडर निकलता है गरिमा जी, करोड़ों का टेंडर का वारे न्यारे होता है, करोड़ों के टेंडर के घोटाले होते हैं। मीठी नदी जो सबसे पुरानी नदी कहा जाती है, आज मुंबई की मीठी नदी एक नाले में तब्दील हो गई है। वो इतने एनक्रोचमेंट हो चुके हैं कि हमने मीठी नदी का सर्वे किया था, हमने महानगर पालिका के जो आयुक्त होते, सहायक इंजीनियर, उनका हमने वीडियो दिखाया था कि मीठी नदी को अवरोध कर दिया गया है कि मुंबई फिर से बाढ़ में फंसेगी, मुंबई के लोगों को फिर से वही 26 जुलाई का अनुभव होगा, मुंबई के घरों में आधा घर डूब जाएंगे। ये हमने महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, वार्ड ऑफिसर, सबको हमने बताया है। हमने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा था कि किस तरह नदी को एक नाले का रूप दे दिया गया है। नदी किनारे घर बना के जो लोग
माफिया रह रहे हैं, जो इनलीगल काम कर रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। महानगर पालिका का बिल्कुल, देखिए जिम्मेदार अधिकारियों को किसी का डर नहीं है, तभी तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी अगर ठीक तरीके से काम करें तो इस तरीके के हालात ना हो, लोगों के सामने ऐसी स्थितियां ना हो जिसके चलते उन्हें समस्याएं हो रही हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जनहित में आज हम बात कर रहे थे उस मुद्दे को लेकर जो आम जनता को फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आम जनता के सामने कई सारी समस्याएं लेकर खड़ा हो गया है और वो है लगातार प्राकृतिक प्रलय, बारिश, बाढ़ के हालात जो उत्पन्न हो गए हैं। इनसे आम जनता परेशान हो गई है और आम जनता करे तो भला क्या करे, क्योंकि अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।